तो वेलकम यू ऑल। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौसम की चर्चा करेंगे। गति। गति में जो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति। इसमें सपोज करो कि ये पेन है, बॉडी है और इसके इन्वायरमेंट है चारों ओर। अगर इस पेन के पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस पेन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग के सापेक्ष इसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, देन दिस पेन इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। और यदि सराउंडिंग के सापेक्ष इसमें चेंज हो रहा है, देन दिस पेन इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर बॉडी में उसके इन्वायरमेंट के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है तो वह बॉडी रेस्ट में है, और चेंज हो रहा है तो वह मोशन में है। लेकिन एक बात को यहां ध्यान रखना है कि चूंकि पृथ्वी स्वयं गतिशील है और इसलिए परम विराम की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द एब्सोल्यूट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। गति के कितने प्रकार होंगे। सी मोशन में भी लीनियर रैखिक गति, मोशन में भी रोटेशनल घूर्णन गति, मोशन में भी ऑसिलेटरी, इट इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। मोशन में भी प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। यदि कोई भी पिंड या कण एक रेखा में गति करता है तो उस गति को क्या बोलेंगे हम? रैखिक गति। इफ ए बॉडी or the particles moves along a straight line, then the motion is said to be linear motion. Clear? Linear motion से संबंधित कुछ इक्वेशंस भी हम लिख सकते हैं, जैसे उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इससे फॉर एग्जाम्पल v is equal to u plus f into t. Second, v square is equal to u square plus twice f into s. Third, s is equal to ut plus half ft square. Okay. So these are the equation of motion. यहां पे क्या है हमारा? सपोज करो कि कोई बॉडी है ये, और ये बॉडी ए पोजीशन से कर सककर बी पोजीशन में बॉडी आ जाता है। ए पॉइंट से बॉडी यू वेग से चलना शुरू करता है और द बॉडी रीचेस द पॉइंट बी विद वेलोसिटी v। ओके, दोनों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी हमारा एस है, और जो ये बॉडी चल रहा तो तुरंत जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग वृद्धि बोलते हैं, उसका मान लो कि एफ है। ओके, तो क्या हुआ देखो यहां पे, और टी क्या है? टाइम ऑफ ट्रेवल। ए से बी तक किसी पिंड को जाने में समय लगता है। क्लियर? एनी डाउट? वैसे समय क्या होगा? v is equal to u plus f into t means final velocity is equal to initial velocity plus acceleration multiplied by time. Okay? उसी तरीके से क्या है यहाँ पर? v square final velocity, u initial velocity, f acceleration, s the distance covered by the body, पिंड के द्वारा या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पर फिर क्या? s तय की गई दूरी, s equal to u into t 1/2 f into t square। ये जो हमारे पास क्या है? ये गति के समीकरण है। नेक्स्ट हम आते हैं रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में क्या होगा? सपोज करो कि ये कोई हमारे पास ये
एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये कोई पिन है, ओके, ये पिन के चारों की बॉडी एक्सिस के चारों कोई ये पिन घूम रहा है। जैसे ये मान लो सपोज करो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और से अराउंड दिस सी इसके चारों ये घूम रहा है। दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल। वेरी क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। देखते होंगे कि दीवार घड़ी में जिसमें कि पेंडुलम रहता है, तो देखो एक कि पेंडुलम आगे पीछे करता है ऐसे ऐसे। अगर हम इसी की बात करते हैं, सपोज करो मान लो यहां पे किसको किसी सीलिंग से लटका देते हैं, यहां पर कोई बॉडी को रखते हैं, लटका देते हैं यहां पे, और थोड़ा बॉडी को पुश कर देते हैं, क्या होगा, बॉडी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो क्या होगा यहां पर, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। मतलब बॉडी, ये मोशन क्या है, एक खास समय के बाद मोशन रिपीट होता है। द बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन ओवर ए शॉर्टेड इंटरवल ऑफ टाइम। इसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑसिलेटरी मोशन जो होगा आपका जो है पीरियोडिक मोशन है, माइंड इट। और पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन, ओके, HARMONIC, हार्मोनिक मोशन। और हार्मोनिक मोशन में क्या है कि देखो यहां पे फिर से मैं डेमो दे रहा हूं। ये बॉडी ये मान लो ऐसे आया, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, संतुलन की बिंदु, जिसको माध्य बिंदु भी बोलते हैं। और इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा जाएगा ऐसे कुछ दूरी तक, फिर लौट के आएगा माध्य बिंदु की ओर, फिर लेफ्ट जाएगा और फिर यहां पर आएगा, जिसको हम एक दोलन बोलते हैं, राइट। यदि हमारा क्या है, और देखो ये माध्य बिंदु से अधिकतम दाहिनी ओर जितना जाएगा, बाईं ओर जितना जाएगा, तो अधिकतम जो होगा उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड आयाम। मतलब क्या हुआ, मिड पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड आयाम। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम y मान लेते हैं, मान लेते हो से वी कॉल डिस्प्लेसमेंट एज y, और y मैक्सिमम होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसके सिंबल आप दे सकते हैं स्मॉल a। यदि एम्पलीट्यूड का मान कम होता है, और यदि हम एंगुलर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड कौन जो बनाता है, देखो यहां पे से ये यहां से यहां आएगा, एंगल बनेगा यहां पे। यदि इस कोण का मान 4 डिग्री के आसपास होगा, अधिक से अधिक 7 डिग्री तक जा सकते हो, आइडियल कंडीशन 4 डिग्री। यदि एंगुलर एम्पलीट्यूड का मान 4 डिग्री यदि होता है, वैसी स्थिति में क्या होगा, जो पीरियोडिक मोशन होगा, हार्मोनिक मोशन होगा, उस हार्मोनिक मोशन को बोलेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट। ये क्या है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन एयर। इसी कारण से क्या होता है, हमारी आवाज आप तक जाती है, जो इसके पहले के लेक्चर में इसकी चर्चा मैंने की। अब हम आते हैं यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, जैसे ये सीएल, देखो मैं ये इसको फेंक रहा हूं ऐसे, तो फेंकूंगा तो देखोगे क्या, ऐसा पाथ होती हुए जमीन पे गिर जाएगा ये। जैसे से फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए बॉडी, कोई बॉडी यहां पर है, इस बॉडी को हम फेंकते हैं, तो जब बॉडी को हम फेंकेंगे क्या होगा, ऐसे ये बॉडी ऐसा पाथ लेते हुए और जमीन को फिर स्ट्राइक कर देगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मींस एनी बॉडी, राइट। तो क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी काफी महत्वपूर्ण है। एथलीट्स वगैरह क्या होता है कि इसके सिद्धांत पे, प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रिंसिपल्स पे एथलीट्स वगैरह क्या करते हैं, जैसे उनको अगर जैवलिन फेंकना हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये 45 डिग्री पर फेंकते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको इन डिटेल्स, इसके बारे में कि कैसे 45 डिग्री ही होगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री पर फेंका जाए तो क्या होगा, वो
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंस कवर करेगा। कितना क्या करेगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंस कवर करेगा। तो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन और द काइंड्स ऑफ मोशन। लीनियर मोशन along the straight line, rotational motion about the axis, so called the oscillatory or the periodic motion, the motion that repeats itself over a certain interval of time, and projectile motion, this motion is under the gravity. Okay, now let's come to distance and displacement. Distance को हम कहेंगे दूरी और displacement को हम कहेंगे विस्थापन। तो दोनों के बारे में बता दूं यहाँ पे आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले बता दूं कि डिस्टेंस ये क्या है? स्केलर है, ये इसमें सिर्फ परिमाण होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। ओके, दोनों के यूनिट्स होंगे वो एक ही होंगे, ऐसा यूनिट मीटर ही होंगे, राइट। और मैं क्लियर कर रहा हूं इसको कि सपोज करो कि कोई भी बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ पे ये ट्रेवल कर रहा है, कोई सी है सर्कुलर पाथ एनी बॉडी। तो जब ट्रेवल करेगा तो मान लो कि ये सेंटर है, ये रेडियस है, राइट। कोई बॉडी यहां चलना शुरू किया, कोई बॉडी यहां चलना शुरू करता है और मान लो कि ए से चलना शुरू किया, अब बॉडी ए पे ही पहुंच गया। तो जो पार्टिकल जो है या बॉडी जो है डिस्टेंस कवर किया, दिस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका मान क्या होगा? 2πr होगा। जहां से चला तो वहां पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस को कवर किया 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि जहां से बॉडी पहुंचा, मान लो कि अगर दूसरा हमारे पास कोई पॉइंट होता, डी होता, तो अलग अलग होता। यहां पर क्या है? बी भी ए पे ही चला गया है। तो डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल कंडीशन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे निर्भर करेगा। डिस्टेंस जो क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल, कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है ये बताता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है। और यदि दोनों पॉइंट मर्ज करके कन्वर्ज करके एक ही हो गया, देन इन दैट सिचुएशन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, बट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। वेरी क्लियर? सो यहां पे इस एग्जांपल में मैंने बताया आपको कि डिस्टेंस का मान 2πr हो गया और डिस्प्लेसमेंट इज बिकम 0। सो दिस इज हाउ द टू टर्म्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट कम टू स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। स्पीड and velocity. Speed is equal to distance by time, और velocity is equal to displacement by time। क्लियर हो गया? स्पीड जिसको हम कहते हैं चाल, चाल जो हुआ वो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। क्लियर हो गया? जाहिर है क्या है कि स्पीड क्या होगा? आपके स्केलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। स्केलर का मतलब क्या हुआ? इसमें सिर्फ परिमाण हो। वेक्टर का मतलब क्या हुआ? परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और वेक्टर एडिशन के नियम का भी पालन करता होगा। क्या आपको कोई दिक्कत है? ओ भाई, तो ये तीनों का पालन करता होगा। तो याद रखेंगे आप कि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है, और स्पीड क्या है? स्केलर है। यूनिट दोनों का एक ही होगा। ऐसा यूनिट की चर्चा करेंगे, दोनों का मीटर ही होगा। क्लियर? यदि हम इसको थोड़ा अगर और भी देखें, ये कैलकुलस की दृष्टि से देखेंगे, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ds बाई dt। क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू ds बाई dt मीन्स टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी विस्थापन में समय के अनुसार जो परिवर्तन की जो दर होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेग बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यहां पर फिर हमारे पास एक टर्म और आता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है? वेलोसिटी क्या, वेग क्या? अभी जैसे मैंने बताया आपको
कि विस्थापन बटा समय, मीन्स क्या हुआ, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो वेग हो गया। उसी तरीके से क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन एक टर्म आएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेग में जो परिवर्तन की दर है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए क्या, फॉर एक्सेलरेशन वी कैन राइट वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर इसकी यूनिट की यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी डियर, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड का यूनिट जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। फिर ये करेक्शन, यहाँ भी क्या है आपका, तो यूनिट जो बनेगा हमारा एक्सेलरेशन का एफ के लिए हम संकेत देते हैं, एफ की यूनिट बनेगा हमारा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अभी सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो विथ पावर -1, and that's why the unit for the acceleration will be meter per second square। यदि हम मिला दे इसको फॉर्मूला हम देखेंगे तो क्या हम कर सकते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम। मतलब हमारा एक्चुअल जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। ओके, दिस इज मीटर एंड दिस इज टाइम स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द एक्सेलरेशन। अगर हम कैलकुलस की सहायता से हम यदि करना चाहते हैं फिर यहां पर, तो आपने देखा यहां पर CL V इज इक्वल टू ds बाई dt, और हमको फिर वेलोसिटी का टाइम रेट लेना है, तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट V इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ व्हाट, v वेलोसिटी का, और वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर हमारा निकालेंगे तो d बाई dt, और फिर हमारा जाएगा ds बाई dt। तो इसी को हम लिखेंगे यहां पे f इज इक्वल टू d2s बाई dt स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी। नेक्स्ट कम टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, ये पहला नियम है, फर्स्ट लॉ। अब ये सिंपल आप अनुभव भी करते हैं कि यदि आप साइकिल चलाते हो और यदि साइकिल के वो ट्यूब टायर और पृथ्वी सतह के बीच में घर्षण नहीं हो तो फिर क्या है, जब साइकिल चलाओगे चलती रहेगी साइकिल, रुकेगी नहीं। ब्रेक लगा के भी रोक सकते हो तुम, तो कुछ ना कुछ तुमको करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, साइकिल रुकेगी। मतलब क्या हुआ, अगर कोई वस्तु गति में है तो वस्तु गति में ही रहना चाहती है। ठीक उल्टी बात है कि इससे कोई भी चीज है तो उसको गति में लाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो घसकेगा नहीं। तो यदि हम पहले नियम की बात करते हैं तो पहला नियम यह है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। माइंड इट, केयर करोगे, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until some force acts on the body to change its state। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक पिंड अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कब तक, जब तक उस पर बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए बाध्य न करे, यानी कि उसको विराम से गति में न ले जाए और गति से विराम में न ले। तो क्या आपने देखा यहां पे फर्स्ट लॉ में देखा कि प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। बॉडी में अपनी टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या हुआ, पहला जो हमारा हुआ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया को बोलेंगे हम लोग जड़त्व, और रेस्ट मीन्स विराम। सेकेंड क्या हुआ, मैंने कहने का अर्थ हुआ कि विराम से गति में अपने से नहीं जाएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड क्या हुआ हमारा, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब इसको कहेंगे हम लोग गति का जड़ता, मीन्स गतिशील है तो गतिशील रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहेगा। क्यों रुकना चाहेगा, वो रुकेगा तब कब, जब उस पर आप बल लगाएंगे। मीन्स एक और फैक्टर्स आ गया हमारा बल।
वो हमारा फोर्स है, F-O-R-C-E। मतलब क्या हुआ कि यदि हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा। बगैर बल का ये परिवर्तन नहीं हो सकता है। मतलब क्या हो कि न्यूटन की गति के पहले नियम में हमें दो बातें मिलती है। पहला ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, जड़ता का कॉन्सेप्ट मिलता है हमको। दूसरा फोर्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब ये मैं बता दूं तुम्हें कि जैसे सपोज करो कि किसी पिंड की मात्रा अधिक है, उसको तुम गति में लाना चाहते हो, रुका हुआ है, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। मात्रा कम है तो कम बल लगा के उसको खसका दोगे। या गति में है, जिसकी मात्रा अधिक है, उसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। कम है तो कम लगाना पड़ेगा बल। तो आपने क्या देखा कि जो इनर्शिया जो है वो किस बात पर निर्भर किया, मात्रा पर निर्भर किया, मास पर निर्भर किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम न्यूटन की गति के पहले नियम से कॉन्सेप्ट ऑफ मास मिलता है। क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मास। ओके, फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, और ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो क्या हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी पिंड की जड़ता किससे जानी जाएगी, मास से जानी जाएगी। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मात्रा की परिभाषा हो गई। फोर्स की क्या परिभाषा हो गई कि फोर्स क्या है, लगेगा किसी पिंड पे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन लाएगा। अब मान लो हम इसको दीवार यहां पर मारते रहेंगे, दीवार पे मैं बल लगा रहा हूं, ये दीवार नहीं खसक रहा है, मैं तो प्रयास कर रहा हूं। तो बल या तो परिवर्तन लाता है या तो प्रयास करता है। एवरी फोर्स कैनॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्टेट दैट इज राइट फ्रॉम द रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। याद रखिएगा। तो मैंने बताया कि इनर्शिया क्या हुआ कि इट इज प्रॉपर्टी या किसी भी पिंड का गुण हुआ जिस गुण के कारण वो अपने पूर्व की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। मात्रा क्या हुआ, ये मेजर ऑफ इनर्शिया हुआ। फोर्स क्या हुआ, एक कारण हुआ जो किसी पिंड पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया। यहां पे जब मास की बात आई तो मास का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, राइट। एंड फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है कि इससे बहुत सारे जैसे इलस्ट्रेशन से एप्लीकेशन से हमारे दैनिक जीवन में आप देखे होंगे कि कोई कारपेट है टंगा हुआ, तो उस पर हम डंडे से मारते हैं। वी स्ट्राइक द कारपेट यूजिंग द रॉड और द स्टिक। तो आप देखेंगे कि कारपेट से धूल निकलता है, डस्ट निकलता है। ये न्यूटन के पहले नियम से ही होता है कि डस्ट जो फंसा हुआ है कारपेट में वो क्या है, रेस्ट की अवस्था में है। और यदि हम कारपेट पे हम स्टिक मारते हैं तो कारपेट का जो बॉडी होता है सत्य स्वतः गति में आ जाता है। लेकिन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण डस्ट जो होता है वो रेस्ट में रहता है। तो क्या होता है, कारपेट आगे बढ़ता है, डस्ट निकल जाता है। उसी तरीके से यदि आप बस में बैठे हो